वाटर कलर करने वाले बहुत सारे आर्टिस्ट वो एक ही प्रॉब्लम से जूझते हैं, वो है मडी पेंटिंग्स। पेंटिंग्स का मडी होना, पेंटिंग्स का फैल जाना, ब्रश का सही से मूव ना करना, ये सारी प्रॉब्लम्स अक्सर वाटर कलर में होती हैं। और इसी के चलते बहुत सारे आर्टिस्ट शॉर्ट टाइम में ही वाटर कलर पेंटिंग को छोड़ के दूसरे मीडियम से स्विच कर जाते हैं। हे एवरीवन, दिस इज आदर्श। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और प्रैक्टिस भी काफ़ी बढ़िया चल रही होगी। मैं रिसेंटली काफ़ी दिनों से कुछ चीज़ें ऑब्ज़र्व कर रहा था सोशल मीडिया में और लाइव, और स्पेशली मैं खुद की प्रैक्टिस में भी वो सारी चीज़ें फेस कर रहा था और ऑब्ज़र्व कर रहा था कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हम जब ड्राइंग में करते हैं वो सारी चीज़ें अक्सर आर्टिस्ट की जर्नी में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाती हैं और उसी में अक्सर ज़्यादा टाइम जाता है जब हम प्रैक्टिस करते हैं। लेकिन अगर हम इन प्रॉब्लम्स को सिंपल बना दें, थोड़ा सा इजी कर दें, सही तरीके से समझ लें, तो उसको समझ के उसको सॉल्व करना और भी आसान हो जाता है। और एक चीज़ जो कि स्पेशली वाटर कलर्स के केस में आती है कि जब हम वाटर कलर स्टार्ट करते हैं तो मोस्ट ऑफ द आर्टिस्ट कुछ टाइम तक वाटर कलर से प्रैक्टिस करते हैं, जो कि वाटर कलर एक बहुत ही ज़्यादा सस्ता सा इजीली अवेलेबल मीडियम है। तो लोग सोचते हैं कि यार मुझे तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव मीडियम्स लाइक ऑयल्स, एक्रिलिक्स, इनमें वर्क करना चाहिए। उसी की डिमांड बहुत ज़्यादा है, लोग ऑयल्स में पेंटिंग बनवाना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, तो हमें उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। वाटर कलर तो इजीली कोई भी कर सकता है, ऐसा उनको लगता है, जबकि बिहाइंड द स्टोरी कुछ और ही होती है, जिसके बारे में अभी हम आगे समझेंगे। और एक स्पेशल अनाउंसमेंट भी है जो आप सभी को इन द एंड आपको बताई जाएगी, या मैं बीच में भी कहीं बता दूंगा, इसलिए वीडियो में एंड तक रहिएगा और सारी चीज़ों को क्लियरली सुनिएगा। जैसा कि आपने देखा होगा खुद भी, जब आप वाटर कलर पेंटिंग्स बनाते हो तो वहाँ पे स्पेशली होता क्या है कि अक्सर हम सोचते हैं कि हमें एक्सपेंसिव मटेरियल्स की नीड है, क्योंकि जितना ज़्यादा मटेरियल एक्सपेंसिव होगा, लाइक मेरे हाथ में ये ब्रश है तो ये कितने का होगा आपके अकॉर्डिंग। बहुत सारे लोगों के माइंड में अलग अलग नंबर्स आएंगे, कोई 100 रुपये बोलेगा, कोई 400 बोलेगा, कोई 500 बोलेगा, कोई इससे ज़्यादा भी बोल सकता है। लेकिन इसकी एक्चुअल कॉस्ट अराउंड 400 रुपीज़ है, क्योंकि ये जो है नेचुरल हेयर से बना हुआ ब्रश है जो स्पेशली वाटर कलर्स में यूज़ होता है। और इस टाइप के ब्रश का यूज़ हम मोस्टली जो वॉशेस होते हैं उसमें हम यूज़ करते हैं, ताकि हम एक लार्ज एरिया को शॉर्ट टाइम में कवर कर सकें। लेकिन जब आप वाटर कलर पेंटिंग स्टार्ट करते हो तो आपको इतने महंगे ब्रशेस की, बहुत ज़्यादा महंगे कलर्स की नीड नहीं होती। बस ब्रश का सही होना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो कि बहुत सारे लोग नहीं करते, क्योंकि आपने देखा होगा डिफरेंट टाइप ऑफ आर्टिस्ट अलग अलग टाइप के ब्रश का यूज़ करके वाटर कलर्स को करते हैं। और स्पेशली हम इस चीज़ के लिए फ्री होते हैं, बस हमें अपने टूल पर कंट्रोल होना चाहिए। लेकिन जब आप किसी को कॉपी करते हो, देखते हो, तो वहाँ पे आप मिस्टेक्स की तरफ बढ़ते जाते हो। और जो स्पेशली मिस्टेक्स वाटर कलर के केस में होती हैं वो इसलिए ही होती हैं क्योंकि लोग वाटर कलर को एक सिंपल कलर मीडियम मान के इजीली उसको बस छोड़ देते हैं। वाटर कलर्स में अब किस टाइप की प्रॉब्लम्स आती हैं, अक्सर जो मेन प्रॉब्लम वाटर कलर में आती है वो आती है पेंटिंग्स का मडी हो जाना। मडी मतलब जो कलर्स आप अपने पैलेट पर निकालते हो, लाइक आपने अल्ट्रामरीन ब्लू निकाला, या क्रिम्सन लैक निकाला, या येलो ऑकर निकाला, या बर्न्ट सियाना निकाला, तो जो उसकी प्योरिटी होती है, जो उसकी वाइब्रेंसी होती है, सेचुरेशन होती है, जो आपके पैलेट में दिखती है, वो आपके पेपर पर उतनी क्लियरली नहीं दिख पाती है। इसके पीछे का रीज़न कभी लोग दिमाग ही नहीं लगाते हैं कि ये सिचुएशंस आ क्यों रही है। बस वो ये सोचते हैं कि शायद हमारे ब्रश में कमी है, या कलर में कमी है, और या हमारे पेपर में कमी है। एक बात समझिए, पेपर कहीं ना कहीं थोड़ा सा इम्पैक्ट डालता है आपके कलर्स को सही तरीके से दिखाने के लिए, क्योंकि वाटर कलर एक वाटर बेस्ड मीडियम है और स्पेशली यहाँ पे वाटर की इम्पोर्टेंस कलर से ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे एक चीज़ तो नॉर्मल है कि आप वाटर कलर्स में बहुत ज़्यादा पतला पेपर यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप उसमें वाटर कलर्स को दोगे तो वो नीचे से गल जाएगा और पूरे कलर को ख़राब कर देगा, आपकी पूरी पेंटिंग को ख़राब कर देगा। वो कलर को भी उतना ज़्यादा वह अच्छे से दिखाता नहीं है। तो पेपर को हम साइड में रख सकते हैं वाटर कलर में कि पेपर की थोड़ी क्वालिटी तो मैटर करती है, लेकिन बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करती।
आप नॉर्मल पेपर से भी वाटर कलर पेंटिंग बना सकते हो। लेकिन जो लोग कलर को दोष देते हैं या ब्रश को दोष देते हैं, तो सबसे पहले आप ये समझिए कि पेंटिंग्स का मडी होना क्या कारण है कि पेंटिंग्स मडी हो जाती हैं। देखिए, जो वाटर कलर एक प्रोसेस है, उसमें अगर आप वाटर में लाइक बचपन में हम सब ने ये चीज़ की है कि हम जो पेन की रीफिल होती है, जो अंदर पेन में डली रहती है, हम उसके निब को निकाल के जो स्याही होती है उसको एक कागज़ के टुकड़े पर लगाते हैं या एक कोई सा भी पत्ता लेते हैं उसमें लगाते हैं, और उस स्याही को उस पत्ते की एक टिप पर कहीं बार थोड़ा सा लगा देते हैं कि वो फिर पानी में रखने पर पानी से टच हो, तो आप देखोगे कि वो पानी में यूं यूं घूमता हुआ एक नाव की तरह, एक मोटर बोट की तरह वर्क करता है, एक छोटा सा पत्ता। छोटे में बचपन में हम सब ये क्रिएटिवली ये चीज़ करते थे, और मोस्ट ऑफ दी आर्टिस्ट ने ये चीज़ की होगी, आप जितने भी लोग ये वीडियो को देख रहे हो, और अगर ना की हो तो इसको करके देखना, काफ़ी मज़ा आता है। लेकिन आपने एक चीज़ उसमें ये नहीं नोटिस की होगी कि जब वो पत्ता पानी में चलता है तो वो स्याही धीरे धीरे उस पानी में फैलती जाती है और वो वाटर के ऊपर फैलती है। तो वाटर में इजीली हम कोई भी जब कलर डालते हैं तो वो फैलता है, और एक्चुअल में कलर कितना ज़्यादा फैलेगा वो इस बात पर डिपेंड करता है कि आप वाटर को किस तरीके से यूज़ कर रहे हो। और अक्सर हम जब जल्दी में होते हैं, वाटर कलर में आप जितना ज़्यादा जल्दी बनाने का ट्राई करोगे उतनी चीज़ें बिगड़ती हैं। हम क्या करते हैं, हम पेंटिंग बनाना स्टार्ट किए, हमने एक कलर लगाया, हमने उसके ऊपर दूसरा कलर लगाया, तीसरा लगाया, तो जब वो कलर आपस में मिक्स हो जाते हैं, एक होता है कलर को लगाना, दूसरा होता है कलर को थोपना, दोनों में डिफरेंस है। जब आप कलर को लगाते हो तो वहाँ पे आपको पता रहता है कि मुझे कब कलर को लगाना है ताकि वो सही तरीके से दिखे, कब उसको कहाँ पे लगाना है, कैसे लगाना है, कितना पतला होना चाहिए, कितना गाढ़ा होना चाहिए, जो कि वाटर कलर में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है। तो वो आपको पता होना चाहिए। ये हो गया कलर का लगाना, और कलर का थोपना भी समझ लो। कलर का थोपना क्या किसे कहते हैं कि हमने अल्ट्रामाइन ब्लू लगाया, उसके ऊपर क्रिम्सन लेक लगाया, येलो ऑकर लगाया, बिना ये समझे कि वो कलर आपस में मिक्स होकर किस तरीके का इम्पैक्ट डालेंगे। लाइक अगर आपने कोबाल्ट ब्लू में येलो कलर मिलाया तो वो आपस में मिक्स होकर ग्रीन बना देगा। अगर आपने ब्लू कलर में कोई ऐसा भी कोबाल्ट ब्लू, पोर्सियन ब्लू या अल्ट्रामाइन ब्लू उसको लिया, उसमें क्रिम्सन लेक मिलाया तो वो पर्पल कलर में शिफ्ट हो जाएगा। तो हम ये कभी दिमाग ही नहीं लगाते जब हम कलर को थोप रहे होते हैं। थोपना मतलब एक प्रकार से आप ये कह लीजिए, जब आप बिना चीज़ों को सोचे कलर को लगाते हो तो उसको हम थोपना बोल सकते हैं। और अक्सर जब आप कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स को मिला देते हो, कॉम्प्लीमेंट्री कलर थोड़ा उनके बारे में भी समझ लो शॉर्ट में, कि जो कलर्स एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, लाइक जब वो कलर आपस में मिलते हैं तो वो एक दूसरे की सैचुरेशन को गिरा देते हैं। जब हम आगे कलर व्हील को समझेंगे तो हम इस टॉपिक को बहुत अच्छे से डीपली समझेंगे और इसको प्रैक्टिकली करके भी देखेंगे। जब दो कॉम्प्लीमेंट्री कलर लाइक रेड और ग्रीन एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री कलर है, ये बनते कैसे हैं, हम कैसे डिसाइड करेंगे कौन सा कलर किसका कॉम्प्लीमेंट्री है, उसके बारे में भी हम कलर व्हील के टॉपिक में, कलर थ्योरी के टॉपिक में समझेंगे। तो जब दो कॉम्प्लीमेंट्री कलर आपस में मिलते हैं तो वो सैचुरेशन गिराते हैं और एक ग्रे स्टोन देते हैं। ग्रेस लाइक आप अगर रेड के साथ कोई कॉम्प्लीमेंट्री कलर मिलाओ तो उसमें डिपेंड करता है कौन सी कलर की मात्रा ज़्यादा है। लाइक अगर उसमें ग्रीन की जो है क्वांटिटी ज़्यादा है तो वो ग्रीनिश ग्रे बनाएगा, अगर उसमें रेड की मात्रा ज़्यादा है तो वो रेडिश ग्रे बनाएगा। तो ये आपको जब आप कलर को समझोगे तब समझोगे। तो यही रीज़न है कि वो आपका जो पेंटिंग मडी हो जाती है वो कलर की सही तरीके से यूज़ ना करने के कारण होती है। जब कॉम्प्लीमेंट्री कलर आपस में मिक्स होते हैं तो वो एक ग्रे स्टोन क्रिएट करते हैं। आप मेरे पीछे एक पेंटिंग देख सकते हैं जो वाटर कलर का एक शॉर्ट स्केच है जो कि आउटडोर में किया गया है। तो वाटर कलर में हम डिफरेंट टाइप ऑफ थिंग्स, मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ टेक्निक्स का यूज़ करके स्पेशल हम इफेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। लाइक आप पीछे पेंटिंग में ये वाला एरिया देखो तो ये सारा जो पीछे का एरिया है ये पेड़ है, लेकिन ये स्काई में मिक्स हो रहा है क्योंकि ये काफ़ी दूर की चीज़ें हैं। तो ये इम्पैक्ट आप केवल वाटर कलर में ही कर सकते हो, क्योंकि वाटर कलर में जो कलर होते हैं वो ऑटोमेटिकली आपस में मिक्स होते हैं। अगर इनको सही से ना लगाया जाए तो वो आपस में फैल जाते हैं, सही टाइमिंग के साथ में लगाया जाए तो भी फैल जाते हैं,
और अगर आप बिना ये सोचे कि कौन सा कलर कहाँ पे लगाना चाहिए और कब लगाना चाहिए, तो भी वो फैल के वो आपका मडी पेंटिंग वाली सिचुएशन क्रिएट करते हैं। अब इस प्रॉब्लम को मोस्ट ऑफ द आर्टिस्ट फेस करते हैं और मैंने भी ये चीज़ फेस की है। और ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि ये क्यों हो रही है, कैसे हो रही है, वो तो मैंने आपको इजीली अभी क्लियर किया कि इसके पीछे का रीज़न क्या है। तो यहाँ पे अगर किसी चीज़ को आपका रीज़न क्लियर है तो ये तो आप कंफर्म समझ लो कि उसको हम सुधार सकते हैं। अगर आपको ये पता है कि मेरे अंदर क्या गलती है, लाइक आप जब डॉक्टर के पास जाते हो तो किस लिए जाते हो, ताकि वो आपकी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर दे कि हाँ ये प्रॉब्लम है, अब आपको इस तरीके से ट्रीटमेंट करना है, तो आप सही हो जाओगे। तो आप ऑटोमेटिकली फिर कुछ ही दिनों में बेहतर हो जाते हो। तो यहाँ पे आपकी प्रॉब्लम तो आइडेंटिफाई हो गई और हुई किस लिए वो भी क्लियर हो गया। अब थोड़ा सा वाटर कलर के बारे में हम डीपली समझते हैं। बेसिकली जो वाटर कलर है, जहाँ पे हम वाटर का यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे आप किसी भी अदर कलर लाइक जैसे कि हम कलर्स को लाइट करते हैं तो वहाँ पे वाइट कलर का यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि वाटर कलर में ट्रांसपेरेंसी क्रिएट करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो वहाँ पे जो आप वाइट कलर का यूज़ करते हो वो भी कहीं ना कहीं रीज़न होता है आपकी पेंटिंग्स को मडी बनाने का, क्योंकि जो वाइट कलर होता है वो केवल पेंट कलर को हल्का नहीं बनाता, वो उसकी सैचुरेशन को गिरा देता है। और स्पेशली जो टाइटेनियम वाइट कलर आता है वो आप किसी भी अदर मीडियम में भी वर्क करो तो थोड़ा सा उसकी जो सैचुरेशन मतलब जो कलर की चमक है उस पर इम्पैक्ट पड़ता है। जैसे कि हम ऑयल कलर का यूज़ करते हैं तो वहाँ पे जब हम कलर को उसी ब्राइटनेस के साथ, उसी वाइब्रेंसी के साथ यूज़ करना चाहते हैं तो हम उसको पतला करने के लिए, उसमें हल्का करने के लिए वाइट कलर का यूज़ नहीं करते। कभी कभी हम उसमें लिंसीड का यूज़ करते हैं ताकि वो थोड़ा सा पतला हो जाए, मतलब उसकी वाइब्रेंसी ना जाए, लेकिन हम जिस एरिया में उसको लगाएं तो वहाँ पे इतनी थिन लेयर उसकी लगे कि जो पीछे की लेयर है उसके वो भी रिफ्लेक्ट हो, जिसको हम बोलते हैं ट्रांसपेरेंसी। इसको हम ग्लीचिंग टेक्निक भी बोलते हैं जब हम ऑयल कलर को यूज़ करते हैं। लेकिन वाटर कलर में ये पूरे पेंटिंग में ही आपकी ये टेक्निक यूज़ होती है। और वाटर कलर में जब तक आप सही तरीके से उसकी टेक्निक को, उसकी प्रोसेस को, उसके वॉशेस को नहीं समझोगे तब तक आप वाटर कलर पेंटिंग को कर ही नहीं सकते। और जो स्पेशल अनाउंसमेंट आपके लिए है अब मैं आपको वो बताने वाला हूँ, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से वाटर कलर के ऊपर वर्क कर रहा हूँ तो मुझे पता है कि क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, कैसे उसको थोड़ा सा करने में कॉम्प्लेक्सिटी आती है, कैसे उसको सॉल्व करना है। तो मैं ये वीडियोस की सीरीज़ लॉन्च कर रहा हूँ जो कि आपको मंथ में 1 या 2 वीडियोस आएंगे, क्योंकि जो प्रैक्टिस आवर है वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो वाटर कलर कॉम्प्लिकेट होता है बाकी कलर मीडियम्स के कंपैरिजन में, क्योंकि यहाँ पे आप चीज़ों को सुधार नहीं सकते। अगर आपने एक बार वाटर कलर को लगा दिया तो आप उसको दोबारा करेक्ट नहीं कर सकते, जबकि बाकी मीडियम्स में आप जब दूसरी लेयर लगाओ तो उसको करेक्ट कर सकते हो, क्योंकि बाकी के जो बैड कलर मीडियम होते हैं ऑयल और एक्लिक्स वो होते हैं ओपेक कलर मीडियम, जबकि वाटर कलर इज़ अ ट्रांसपेरेंट कलर मीडियम, क्योंकि ये वाटर की इम्पोर्टेंस रखता है, यहाँ पे वाटर ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। तो इसके चलते आपको प्रैक्टिस को भी थोड़ा सा टाइम देना होगा। तो हफ्ते में 1 वीडियो तो क्लियर है जो कि आएगा, वो तो शुरू से ही आ रहा है। तो ऐसा होगा कि एक संडे आपका जो है वाटर कलर का वीडियो आएगा, एक जो बेसिक ड्राइंग के फंडामेंटल्स का वीडियो आएगा, क्योंकि जो वाटर कलर्स हैं उसमें ड्राइंग भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अगर बाकी कलर मीडियम्स में आप कलर करते हुए भी अपनी ड्राइंग को सुधार सकते हो, क्योंकि वहाँ पे कलर ओपेक होते हैं जैसे कि ऑलरेडी मैंने बताया। तो उस ओपेसिटी के कारण आप उनको अपनी ड्राइंग को थोड़ा बहुत सुधार सकते हो अगर थोड़ी बहुत मिस्टेक है। लेकिन वाटर कलर में कलर ट्रांसपेरेंट होते हैं तो आपकी ड्राइंग नीचे से ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट होती है। जैसा कि आपने देखा होगा कि एक जो कपड़ा आता है बहुत ज़्यादा पतला होता है तो हम उसके आर पार देख सकते हैं, ठीक है। तो कुछ उस तरीके से ही वाटर कलर वर्क करता है कि आप नीचे की लेयर को भी इजीली देख सकते हो। तो यहाँ पे आपकी ड्राइंग का स्ट्रॉन्ग होना भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसलिए ये सीरीज शॉर्ट वीडियो के फॉर्म में भी रहेगी, जहाँ पे शॉर्ट में सारी चीज़ों को आपको बताया जाएगा। लेकिन अगर डीपली आप हर एक स्टेप को खुद करके देखना चाहते हो क्या मिस्टेक्स हो रही हैं
और कैसे उसको करेक्ट करना है। उसके लिए मैं लॉन्ग वीडियोस भी डालूंगा, तो हो सके दोनों सीरीज़ को फॉलो कीजिएगा। स्पेशली जो इस कोई चीज़ें होती हैं उनको शॉर्ट फॉर्म में बताया जा सकता है, लेकिन उस प्रोसेस को करके दिखाना, उसके लिए लॉन्ग वीडियोस ही ज़रूरी है। इसलिए पेज से कनेक्टेड रहिएगा और इस वीडियो को सेव करके रखिएगा, ताकि जो अभी हमने जो सारी चीज़ों को समझा है, जो मिस्टेक्स होती हैं उनको थोड़ा आप उन पर दिमाग लगाएं अभी से। जो आने वाले वीडियोस होंगे उनमें आप फिर सारी चीज़ों को क्लियरली और अच्छे से समझोगे। तो वाटर कलर की ये सारी तो बेसिक चीज़ें थी। जैसा कि मैंने बताया कि पेपर थोड़ा सा इम्पोर्टेंस रखता है, और कलर्स के मामले में अगर आप बात करें तो नॉर्मल से कलर भी एक वाटर कलर पेंटिंग के लिए काफ़ी है। बस आपको सही कलर्स का कॉम्बिनेशन का पता होना चाहिए, कलर्स की वैल्यूज़ का पता होना चाहिए, और उसको सही तरीके से यूज़ करना आना चाहिए। बस ये ही सिंपल सी चीज़ें होती हैं जो हम एक वाटर कलर पेंटिंग के दौरान करते हैं। बाकी की कुछ और भी इम्पोर्टेंट चीज़ होती हैं जो टेक्निक्स के अलावा हमको समझना ज़रूरी है, कि पेपर को कैसे रखना है, कैसे सेटअप बनाना है, कैसे अपने पेपर को प्लेस करना है, ब्रश कौन सी यूज़ कर सकते हैं स्टार्टिंग में, कलर्स कौन सी यूज़ कर सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें हम आने वाले वीडियोस में कवर करेंगे। ये वीडियो स्पेशली मैंने आपको अनाउंसमेंट के लिए और जो मिस्टेक्स होती हैं उनके लिए बनाया था। बाकी बहुत सारी मिस्टेक्स होती हैं, स्पेशली जब हम लेयरिंग्स करते हैं, मतलब वाटर कलर पेंटिंग में डेप्थ क्रिएट करना चाहते हैं, वहाँ पे भी बहुत सारी मिस्टेक्स होती हैं जो कि अक्सर टाइमिंग से रिलेटेड होती हैं। जो हमारे चारों तरफ का इन्वायरमेंट होता है वो भी हमारी पेंटिंग्स पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है। इट्स नॉट अबाउट लाइट और क्रिएशंस और नेचर्स क्रिएशन, इट्स अबाउट टेम्परेचर और जो एयर फ्लो होती है, या आप स्टूडियो में बैठे हो पंखा चला रहे हो, तो ये सारी कंडीशंस भी हमारे वाटर कलर पेंटिंग पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालती हैं। और हमें अपने चारों तरफ की कंडीशन के अकॉर्डिंग वाटर कलर पेंटिंग को समझना पड़ता है, और हम किस एरिया में वर्क कर रहे हैं, हमको कैसा वर्क करना है, क्या यूज़ करना है, कौन सा बॉक्स यूज़ करना है, कौन सी टेक्निक यूज़ करनी है, उसके अकॉर्डिंग हमें कितना फास्ट वर्क करना पड़ेगा, कितना स्लो वर्क करना पड़ेगा, वो सारी चीज़ें आपको समझना ज़रूरी है। ये चीज़ें सुनने में थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड लग रही होंगी कि इतनी सारी चीज़ें सीखनी पड़ेंगी, लेकिन आप टेंशन मत लीजिए, इस पेज से कनेक्टेड रहिएगा। हम धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ को सीखेंगे, और जिस जिस चीज़ को सीखने की आपको ज़रूरत होगी वो चीज़ आपको उस टाइम पे बता दी जाएगी। और फिर उससे पहले जो सारी चीज़ें आप सीख चुके होंगे वो आपको उस चीज़ को इम्प्रूव करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी, और आपको वो चीज़ सिंपल भी लगेगी। इसलिए सारी चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप ही फॉलो करना, और जो भी वीडियोज़ आएंगे उनको प्रॉपरली देख के उनके नोट्स बनाना, और वीडियोज़ के साथ ही प्रैक्टिस करना। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कोई भी माइंड में डाउट आता है तो उसको कमेंट में ज़रूर से बताइएगा। मैं सभी लोगों के कमेंट पढ़ता हूँ, सभी लोगों के कमेंट का जवाब देने का ट्राई करता हूँ, इसलिए कमेंट में अपने कोई भी डाउट हो उसको ज़रूर से बताना, और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो ये सारी गलतियाँ कर रहे हैं, तो उनको भी पता चले कि हमें किस तरीके से वाटर कलर को हैंडल करना है। तो वो भी जो ये सीरीज़ है जो आने वाली है उसको वो फॉलो कर सकें, और अपनी वाटर कलर पेंटिंग को अच्छे तरीके से इम्प्रूव कर सकें। तो अब मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा और इस पेज से कनेक्टेड रहिएगा।